हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने पिछले रविवार बात की थी कि हम साप्ताहिक आरएस एग्जाम पर चर्चा करेंगे कि इस पूरे सप्ताह अपन ने क्या पढ़ा और कैसे पढ़ा। इसको अपन आरएस बातचीत नाम से इस सीरीज को शुरू करेंगे। फर्स्ट वीडियो इसका ये। वैसे तो ये वीडियो कुछ सॉरी वैसे तो ये सप्ताह कुछ खास प्रोडक्टिव नहीं रहा मेरा। मुश्किल से 10-12 घंटे निकले हैं पूरे सप्ताह में, जिसमें मैंने कुछ पढ़ने की कोशिश की है। हाँ, थोड़ा-सा कल मुझे ये वीडियो कल डालना था संडे को, लेकिन संडे थोड़ा हेक्टिक था, कुछ काम थे ऑफ़िस के भी, तो उस चक्कर में नहीं बना पाए। तो वो आते हैं अपन काम की बात पे आते हैं कि जो भी ये 10, 12, 14, 13 घंटे पढ़े हैं, इसमें क्या पढ़ाई की और कैसे की, उसके बारे में थोड़ी बातचीत। तो इसमें मैंने इंडियन पॉलिटी को पढ़ने की कोशिश की है। मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट बोल सकते हो आप इसे, इससे मैं बोर नहीं होता, तो मैंने शुरुआत इसी से की है ताकि मुझे चीज़ की थोड़ी बहुत समझ भी है और पढ़ते हुए बोर भी नहीं होता, तो इसी से शुरुआत की है, थोड़ा अच्छा पढ़ पाएँ। अब जैसे ही किसी भी परीक्षा के लिए आप आरएस नहीं, आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो और आप कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, हमारा सबसे पहले काम रहता है कि हम सिलेबस बहुत अच्छे से देखें। सिलेबस देखो, उसके पीवाईक्यूज़ देखो और उसके पैटर्न, जो भी पीवाईक्यूज़ पूछने का है, वो पैटर्न क्या है। यही कार परीक्षा से किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले अपने को बेसिक चीज़ें करनी होती है। मैंने भी यही किया। सबसे पहले मैंने इंडियन पॉलिटी का सिलेबस देखा कि इंडियन पॉलिटी में क्या-क्या पूछा जा रहा है। तो इंडियन पॉलिटी में जैसे कि सिलेबस तो आपको पता ही होगा, और सिलेबस पता होने का मेरा मतलब ये है कि याद होना चाहिए। जैसे ही कोई चीज़ चमके आपके सामने, आप किसी भी नोट से, किसी भी बुक से या वीडियोस देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपके काम की चीज़ क्या है, इसमें सिलेबस में क्या मेंशन है, क्या नहीं है। तो एक क्विक 1 मिनट में अपन देख लेते हैं सिलेबस क्या-क्या था इसका, अपने को पता ही होता है। कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान पढ़ते हैं अपन इसमें। संविधान में उसका निर्माण कैसे हुआ, है ना? मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, ना जैसे कि इंडियन पॉलिटी कौन से पेपर में आता है, आरएस मेंस का पेपर 3 जो है, पेपर 3 की यूनिट फर्स्ट में ये पूछा जाता है, यूनिट फर्स्ट में, है ना? तो संविधान के बारे में है कि ये निर्माण कैसे हुआ, इसकी विशेषताएं क्या है ना? विशेषताएं क्या है, इसमें संशोधन क्या हुए, इसका मूल ढांचा क्या है, उसके बारे में ये सब कुछ है संविधान के बारे में अपने को पता। फिर ये सब कुछ मूल ढांचा, विशेषता जो ऊपर से बेसिक संविधान के बारे में वो पढ़ने के बाद अपने को फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपी है, फंडामेंटल राइट्स, है ना, नीति निर्देशक तत्व जिसे अपन बोलते हैं, डीपीएसपी है। फिर मूल कर्तव्य आगे जाते हैं। उसके बाद अपने पास संघात्मक फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में अपन पढ़ते हैं ना। फेडरल स्ट्रक्चर है। उसके बाद अपन पंचायती राज के बारे में देखते हैं। संसद की पूरी कार्य प्रणाली, संसद संसद के जो भी पार्ट है, प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, उनके सबके बारे में अपन देखते हैं, है ना? ऐसे जाते हुए फिर जुडिशरी की तरफ जाते हैं। जुडिशरी में न्यायिक पुनरावलोकन अवलोकन है। फिर राजनीतिक, जो भी जिसको शायद राजनीतिक गत्यात्मकताएं नाम से एक टॉपिक दे रखा है, क्या क्या चल रहा है ना? राज्यों का पुनर्गठन दे रखा है उसमें, राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, ये सब है सिलेबस। तो आप एक बार सिलेबस जरूर अच्छे से देखें। अगर कोई शुरू कर रहा है बच्चा बिना सिलेबस, ये तो कोई मतलब नहीं है, सिलेबस देखें। मैंने भी पहले यही किया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद मैंने पीवाईक्यूज देखे कि भाई इन टॉपिक से क्या सवाल पूछे जा रहे हैं। मैंने पीवाईक्यूज देखे। पीवाईक्यूज में मैंने मेंस 2024 और 23 के सवाल देखे, और सवाल देखने के बाद थोड़ा अच्छा ही लगा कि आरपीएससी परिपक्व होने की कोशिश कर रही है। मैं ऐसा मानता हूँ कि आरपीएससी नया नया जवानी से बाहर निकल के प्रौढ़, थोड़ा समझदार, थोड़ा ठहराव आरपीएससी में आ रहा है, थोड़े अच्छे पेपर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अच्छी बात है ये। अगर एक परीक्षा के पेपर उच्च स्तर के तो होने ही चाहिए, तो थोड़ा सा तथ्यात्मक से निकल के वैचारिक की तरफ बढ़ना चाहिए। अभी भी बहुत अच्छे से तो आरपीएस अभी भी पूछ रहे हैं कि राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन के बारे में बताइए। 10 नंबर का सवाल पूछे जा रही है बोर्ड की तरफ।
तो वही है, पहले सारे सवाल देखे अच्छे से। मैंने सवाल सारे देखे, सवालों पे अपन डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे-जैसे कोई टॉपिक आएगा उसके बारे में देखेंगे इससे क्या सवाल बना है। हाँ, ये ज़रूर है कि 2 नंबर का सवाल भी से पूछा जा रहा है, 5 का पूछा जा रहा है, 10 का पूछा जा रहा है। इंडियन पॉलिटी की बात करूँ जिसमें मैं करंट अफेयर्स, आईआर जैसा कुछ भी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, प्योर इंडियन पॉलिटी, तो वो 40 से 44 नंबर तक के बीच में मेंस में आ रही है। इसमें 2 नंबर के सवाल भी होते हैं, 5 के भी होते हैं, 10 के भी होते हैं, 40 से 44। एक सिग्निफिकेंट पार्ट है पूरे यूनिट फर्स्ट का, सिग्निफिकेंट जो शायद 75 ये यूनिट फर्स्ट, उसमें ये पूरा एक सिग्निफिकेंट पोर्शन लिए हुए इंडियन पॉलिटी और इंटरेस्टिंग भी है। तो इसके बाद सवाल मैंने सारे अच्छे से देखे कि क्या है और कैसे करता हूँ। एक मैं ये बता देता हूँ मेरे पढ़ने का तरीका क्या रहता है। जब भी मैं किसी भी नई चीज़ को पढ़ता हूँ तो मेरा ये मानना होता है कि मैं पहले तो पूरा जो भी, जैसे कि पॉलिटी की जो भी बुक्स हैं या नोट्स हैं जो भी मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं पहले उसको पूरी नॉर्मल रीडिंग कर लेता हूँ। रीडिंग का मतलब मैं उसको बैठ के याद करने की कोशिश नहीं करता। एक रीडिंग करता हूँ नॉवेल की तरह, जैसे मैं कोई नॉवेल पढ़ रहा हूँ। तो एक बार पूरी रीडिंग कर ली, उसमें मुझे जितना भी समय लगे, जैसे आप कविता कहानी पढ़ते हो कि जैसे पढ़ते जाते हो, उसी तरह मैंने कहानी की तरह पूरा इसको पढ़ने की रखता हूँ मैं। उसके बाद वापस जब मैं दूसरी बार उसके ऊपर आता हूँ तो उसमें से क्या सवाल बने, क्या तथ्य याद रखने हैं, उसके ऊपर थोड़ा ठहरता हूँ। और उसमें भी बहुत ऐसे ज़ोर से अपने दिमाग को परेशान नहीं करता कि याद करके ही आगे बढ़, ऐसा कभी होता नहीं है। मेरी परीक्षा के बारे में या अपने मन दिमाग के बारे में ये मानना है कि अगर जैसे कि आप ऐसे एग्ज़ाम्पल लो, अपने को 6 पेज पढ़ने हैं। वो 6 पेज में खूब सारे तथ्य हैं, फैक्ट्स दे रखे हैं, डेट्स वगैरह जो अपने को याद करनी है या कुछ भी, और बहुत सारी उसके बारे में चीज़ें भी दे रखी है, फैक्ट्स प्लस उसकी जो भी अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक की उसके बारे में दे रखा है कि ये चीज़ क्या है क्या नहीं है। तो इसको पढ़ने के 2 तरीके हैं, जैसे कि आपके पास 1 घंटा है पढ़ने को, तो एक तो है कि आप 10-10 मिनट सारे पेज पर ठहरे और उसको याद करते हुए आगे बढ़ें। पहला पेज पढ़ पूरा याद होने के बाद ही आगे बढ़ूँगा। 10 मिनट दिए, फिर 10 मिनट दिए, ऐसे करके आपने 1 घंटा कंज़्यूम किया। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे करने से ज़्यादा कहीं ये है कि आप उसी 6 पेज को 10 मिनट में 6 बार पढ़ लो और अपने दिमाग को परेशान करने की कोशिश भी मत करो, मुझे ये याद ही करना है। आप सिंपल आराम से उसको एक नॉवेल की तरह 10 मिनट में उन 6 पेज को पढ़ लो, थोड़ा शांति से कंसंट्रेशन बनाते हुए। ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ पढ़े ही जा रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि उसमें लिखा क्या है। आराम से 10 मिनट में पूरे उन 6 पेज को पढ़ लिया और वो 6 बार पढ़ लो। आप वहाँ जो काम की चीज़ है ना, वो अपने आप हाइलाइट होके, अगर आपको थोड़ी बहुत भी अवेयरनेस है उस एग्ज़ाम के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में आप पढ़ रहे हो, तो वो अपने आप आपके कॉन्शियस में बैठ जाएगी। वो काम की चीज़ फ़िल्टर होके आपके कॉन्शियस में बैठ जाएगी कि हाँ, क्या चीज़ काम की है। कोई ऐसा फैक्ट, वो भी अपने आप याद हो जाएगा। ऐसा मान लो जितनी बार उन गलियों में तुम जाओगे, उतना ही ज़्यादा उनसे परिचित होंगे। तो मैंने भी यही करता हूँ मैं भी। पहले मैंने पूरा पॉलिटी का सिलेबस गो थ्रू करने की कोशिश की रीडिंग करके। वैसे बहुत सारा तो मैं अभी भी नहीं कर पाया हूँ। मैंने क्या-क्या पढ़ा, मैंने सबसे पहले मूल अधिकार पढ़े, मूल अधिकार, फिर मैंने डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व देखे मैंने, नीति निर्देशक तत्व होते हैं, नीति निर्देशक तत्व देखे मैंने। मूल कर्तव्य आते हैं उसके बाद। इसके बाद संघात्मक ढांचे के बारे में पढ़ा, फिर पंचायती राज, ठीक है? और संसद तक पहुंचा ही था, संसद का क्या कार्य प्रणाली और क्या स्ट्रक्चर होता है, तो इसके तक पहुंचा था, इतना ही कवर कर पाए हैं। और इसको भी ऐसे याद करके नहीं है, एक मूल अधिकार में 14 से 35 तक रटने बैठ गया हूँ कि अ, जैसे कि चलो बात करते हैं अपन कैसे क्या पढ़ा और कैसे पढ़ा। जैसे मैंने मूल अधिकारों पे आता है, फंडामेंटल राइट्स पे, ये अपने को आर्टिकल 14 से 15 35 आई थिंक है ना, उसमें अपने को सारे मूल अधिकार दे रखे हैं। अब ये कैसे पढ़ेगी मूल अधिकारों की? मैंने कैसे नहीं करके बैठा, मैं 14 से लेके 35 तक सारे मूल अधिकार याद ही कर लिए किसमें क्या लिखा है। वो अपने आप धीरे धीरे हो जाएंगे, वहाँ से जो भी काम की चीज़ है जितनी बार मैं उसको गो थ्रू करूँगा वो स्टोर होते जाएंगे। और अभी मैं इसको थोड़ा मेंस के नज़रिए से ही पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा प्री में जो थोड़े बहुत फैक्ट्स आते हैं, तो प्री में संविधान सभा वगैरह आती है, संविधान सभा का गठन कौन थे, क्या बैठ के हुई, कौन किस समिति का कौन अध्यक्ष था, अभी के लिए मैंने उसको नहीं छुआ है। मैंने सीधा मूल अधिकार ही किया है ताकि मुझे इस एग्जाम
सब्जेक्ट की समझ बने और उसके मैं बोर ना हूँ, क्योंकि संविधान सभा में पढ़ने बैठता वो शायद 10 घंटे में वही पढ़ता, इतने सारे फैक्ट्स है वहाँ पे, इतने सारी समितियाँ हैं, इतने सारे अलग अलग बैठकों की डेट्स वगैरह हैं, तो वहाँ पर समझने जैसा कुछ नहीं है संविधान सभा में, वहाँ चीज़ें याद करने की ज़्यादा है। तो वो मैंने अभी होल्ड पे रखा है, वो शायद प्री से पहले कभी पढ़ेंगे। अब मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार के बारे में बेसिक्स समझ बने। वैसे देखो, मूल अधिकार क्या होते हैं ये पता ही अपने को कि राइट्स होते हैं, अपने अपने को जो राइट मिले हुए होते हैं संविधान के द्वारा, किसके खिलाफ? स्टेट के खिलाफ, है ना? स्टेट के खिलाफ जो अपने को राइट मिले हैं वही तो मूल अधिकार है। फिर मूल अधिकारों के बारे में पढ़ने की कोशिश की और क्या क्या है, और थोड़ा सा मतलब इसको आप ऐसे समझो जैसे कि आर्टिकल 14 पढ़ते हैं, थोड़ी बारीकियों का ध्यान रखते हुए आर्टिकल 14 पढ़ते हैं। आर्टिकल 14 में वो इक्वालिटी का, ये समता का अधिकार है, तो उसमें दो चीजें लिखी हैं, अगर अपन ध्यान से देखें तो। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ कि मूल अधिकार कैसे हैं, अभी मैं उसके लिए पढ़ाना मुझे नहीं आता, लेकिन मैं एक बताता हूँ कि विधि के समक्ष समक्ष समानता, अपन ऐसा पढ़ते हैं इसमें, एक तो ये है, और एक अपन पढ़ते हैं विधि का समान संरक्षण। ये 14 में दोनों चीजें अपने को देखने को मिलती है। तो अपने को ऐसी छोटी छोटी चीजें, जैसे कि इनमें क्या फर्क है, इसको अपन देखेंगे तो ये एक सकारात्मक फंडामेंटल राइट है ना, और इसको नकारात्मक फंडामेंटल राइट बोलते हैं। क्या मतलब सकारात्मक और नकारात्मक का? ये तो कह रहे हैं ये सकारात्मक है। नकारात्मक का क्या मतलब? इसमें आप जब पढ़ने जाओगे ना तो इसमें आपको लगेगा कि भेदभाव होगा ना, मतलब भेदभाव होगा का मतलब सीधा भेदभाव होगा नहीं। जो भी संविधान ने जिनको कमजोर माना है, जो कि भाई वंचित हैं, कमजोर हैं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए कुछ बेसिक्स, कुछ अलग-अलग जगह पे उनको एक्स्ट्रा रियायतें दी जाएगी। तो मतलब समान लाने के लिए क्या करेंगे? वो भेदभाव करेंगे। समझ रहे हो? तो इसको नकारात्मक फंडामेंटल राइट बोलते हैं, इसको सकारात्मक बोलते हैं। अब अगर थोड़ा आरपीएससी अगर उस तरीके से जैसे कहते हैं कि आरपीएससी यूपीएससी का पैटर्न फॉलो करने की कोशिश कर रही है, मेरे हिसाब से सिर्फ कोशिश ही कर पा रही है, फॉलो नहीं कर पा रही है ना। लेकिन अगर वो कभी उधर जाता है तो वहां से ये सवाल आपको देखने को मिलेंगे कि इसमें से कौन सी अवधारणा फंडामेंटल राइट्स की नकारात्मक है, सकारात्मक है। तो यहाँ से अच्छे सवाल बन सकते हैं, लेकिन अभी तक आरपीएससी मेरे हिसाब से इतने सवाल प्री वगैरह में नहीं पूछ पा रही है, वो तो फैक्ट्स पे ही है। ठीक है, ऐसे 14, अब पता है अपने को इक्वालिटी का, वो 14 से लेके 18 तक अपन सारा वही पढ़ते हैं, मेजरली समानता का अधिकार। इसमें भी अलग अलग जो अपने को पता है कि 14 में तो ये हो गया, 15वां में वो राज्य द्वारा सामाजिक समानता वगैरह उसके बारे में, 16 में धार्मिक संस्थाओं में समानता, और एक हाँ 17 जो आता है छुआछूत के खिलाफ है ना, अनटचेबिलिटी के खिलाफ जो फंडामेंटल राइट है, इसके बारे में अपन ध्यान रख सकते हैं कि ये एकमात्र 17वां जो अपने पास मूल अधिकार है, ये एकमात्र ऐसा है जो एब्सोल्यूट फंडामेंटल है। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट है। क्या मतलब हुआ इसका? देखो, अपन जितने भी फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, जितने भी, उन सब में कहीं न कहीं बीच में ऐसे इफ एंड बट्स हैं कि आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन आपको संविधान समानता प्रोवाइड करेगी, लेकिन, है ना? सब में कुछ न कुछ लेकिन है, सब में कुछ न कुछ पाबंदियां हैं। जैसे कि यही मैं कह रहा था, जैसे कि विधि का समान संरक्षण, तो ये नकारात्मक कैसे? इसमें भेदभाव होगा। जैसे कि अगर मैं अपन कैटेगरीज वाइज बात करें, रिजर्वेशन की बात करें, तो वो सारी चीजें इसमें हैं कि भाई दो लोगों के बीच में समान लाने के लिए उनमें सर्टेन कुछ डिफरेंसेज आ सकते हैं, है ना? लेकिन एकमात्र 17वां 17th नंबर फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जिसको अपन निरपेक्ष, एब्सोल्यूट फंडामेंटल का मतलब निरपेक्ष मूल अधिकार बोल सकते हैं। इसके ऊपर कोई इफ एंड बट नहीं है कि भाई वहां ये लागू नहीं हुआ, कोई इफ एंड बट नहीं है। तो ऐसा पूछा जा सकता है, यहाँ से प्री का सवाल बन सकता है कि कौन सा है। या फिर अभी अगर मेंस उस तरीके से पूछे तो यही बोल सकते हैं कि छुआछूत के खिलाफ मूल अधिकार एकमात्र निरपेक्ष मूल अधिकार हैं, विवेचना कीजिए, है ना? जो अपने नोट्स में या आपके नोट्स में जो लिखी हुई होती है लाइन, उसी को पूछ ले, विवेचना कीजिए। अब ये है ना, इसमें आपको कोई टीचर क्या ही बताएगा बेटा, है ना? विवेचना कीजिए, सॉरी मैं बेटा नहीं है ना, सॉरी वो आदत लगी हुई है ना कुछ। विवेचना कीजिए, विवेचना कीजिए में अब इसमें कोई अपने को क्या समझाएगा? ये तो अपन जितना अच्छा पढ़ेंगे, जितना लिखेंगे, उसके हिसाब से आगे बढ़ते जाएंगे, है ना? उसके बाद अपन समानता का पूरा पढ़ते हैं, इसमें सवाल बनने को खूब सारे हैं। यहाँ से सवाल बनते हैं, 2 नंबर का भी बन सकता है, 5 का भी बन सकता है।
आए हुए भी हैं एग्जाम में, अगर अपन उस तरीके से देखें कि शायद इसी बार वो आया था, गोल्डन ट्रायंगल का आया था कि गोल्डन ट्रायंगल फंडामेंटल राइट्स का क्या है, तो पता होता है। वैसे तो बहुत ज़्यादा ये टफ सवाल नहीं था, जो भी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं गोल्डन ट्रायंगल मेरे को पता होता है शायद क्या क्या होता है। 14 स्वतंत्रता का मतलब आर्टिकल तो बहुत अच्छे से याद नहीं, समानता का, स्वतंत्रता का और जीवन का अधिकार, शायद ये होते हैं गोल्डन ट्रायंगल, है ना। इनके बारे में पूछा गया था, 2 नंबर का सवाल था। अगर अपन पिछले बार भी लगभग लगभग मूल अधिकारों से 2 नंबर का सवाल तो आ ही जाता है, और 5 नंबर का सवाल भी यहाँ से पूछा जा सकता है ना। 10 नंबर का भी पूछा जा सकता है, अच्छा पूछे, लेकिन 10 नंबर का पूछेगा तो ऐसे मूल अधिकार के साथ कुछ न कुछ नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी का भी कुछ पूछेगा, है ना। यहाँ से 2 नंबर का सवाल तो एकदम इंडिपेंडेंट बन सकता है कि आपने सिर्फ 14 से लेकर 35 तक पढ़े और वहां से 2 नंबर का सवाल जनरेट हो गया, है ना, उसका उत्तर आप सिर्फ उसके हिसाब से लिख सकते हो। 5 का भी हो सकता है जिसके लिए आपको पीछे की बहुत ज्यादा दखल की जरूरत ना पड़े, लेकिन मेरे हिसाब से 10 का सवाल आएगा ना तो फिर ऐसे एकदम नहीं है, इसके साथ डीपीएसपी या फिर और भी कुछ चीजें जिसकी अपने को जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से आएगा। फिर अपन देखो मूल अधिकारों का भी मूल, ये समानता का अधिकार हो गया ना, इक्वालिटी का। फिर अपने पास फ्रीडम का आता है, स्वतंत्रता का अधिकार आता है। स्वतंत्रता का अधिकार ऐसा बोलते हैं कि मूल अधिकारों का भी मूल है ना। इसमें जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसको ऐसा बोलते हैं कि मूल अधिकारों का भी मूल है। ये हो गया जीवन का अधिकार हो गया, ये मूल अधिकारों के भी मूल माने जाते हैं। तो इसका ऐसा ही सिंपल सवाल आ सकता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकारों का भी मूल है, मूल अधिकारों का भी मूल है, चर्चा कीजिए, विवेचना कीजिए। तो ये सवाल बन गया आपके पास, 5 का देना हो 5 का, 10 का देना हो 10 का। अब इसके बाद अपने को थोड़ा सा उसको डिटेल में पढ़ना होता है, पढ़ते भी खूब सारे टीचर्स क्लास में, जब टीचर पढ़ाता है तो इसके ऊपर एक एक दो दो लेक्चर लेते हैं पर्टिकुलर, जैसे 14 नंबर पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर एक लेक्चर ले लेते हैं, 15 पे पूरा एक लेक्चर ले लेते हैं, तो काफ़ी डिटेल में पढ़ाते हैं। तो पता भी होता है, अपने पास बहुत कंटेंट होता है लिखने के लिए। कंटेंट ज़्यादा होता है, यही दिक्कत है, वहाँ से अपने को काम की चीज़ें कम शब्दों में कैसे पिरो के लिखनी है वो ही सीखनी होती है ना। ये अपना हो जाता है। उसके बाद अपन धार्मिक स्वतंत्रता, सॉरी, वो शोषण के खिलाफ वगैरह आर्टिकल वो पढ़ते हैं ना, कि शोषण के खिलाफ अधिकार 19 से 22 तक तो ये स्वतंत्रता वाले हो जाते हैं। फिर अपन 23 और 24 में पढ़ते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ जो अपने को मूल अधिकार मिले हुए हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर 25 से लेके 28 तक अपने को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार मिलते हैं। फिर संस्कृति शिक्षा का अधिकार है, फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर यहाँ से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं धर्म वाले में, 25 से 28 जो है ना। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में अभी जैसा हॉट टॉपिक भी रहता है हर बार, ये तो मतलब ऐसा है कि ये तो कभी खबरों से बाहर नहीं जाता। इसके बारे में फंडामेंटल राइट्स का कुछ न कुछ न्यायालय वगैरह में हरदम चलता ही रहता है ना। और इसके केसेस के बारे में भी ध्यान रखो, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है। और इसके बारे में जो धार्मिक इसमें अपने को सारे वाद याद रखने होते हैं। याद रखने का मतलब अपने को आइडिया हो कि सबके बारे में न्यायालयों में, अदालतों में कब कब डिबेट हो रखी है, कब कब इनके कोई बहुत केस आ रखे हैं। जैसे कि अपन इसमें वो आर्टिकल 15 पढ़ते हैं, आर्टिकल 15 में रिजर्वेशन हमेशा ही एक टॉपिक रहता ही है जिस पे बहसें होती रहती हैं। तो अगर अपन जैसे कि आर्टिकल आर्टिकल 15 पढ़ रहे हैं तो अपने को पता हो, इंदिरा साहनीवाद याद हो कि इंदिरा साहनीवाद काफ़ी पॉपुलर रहा हुआ है, आपको पता ही, इंदिरा साहनीवाद वर्सेस भारत सरकार, या संघ कह सकते हो आप उसे। ये अपने को पूरा मतलब पता हो कि क्या क्या। ऐसा नहीं, आपको ये याद नहीं रखना है कि इंदिरा साहनी, हमको ये याद नहीं रखता है कि इंदिरा कौन थी, इंदिरा साहनी कौन थी, उनकी क्या लड़ाई थी, नहीं। इस बाद में जो अदालत ने दिए हैं, जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, जो इसके बाद बातें बताई है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें अपने को ध्यान रखनी होती है ना। सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी फेमस केस रहा हुआ है रिजर्वेशन के बारे में, प्रमोशन इन रिजर्वेशन, कौन सी सीट्स खाली रहेगी अगर सीट्स भरी नहीं जाती है तो, उसके बारे में बहुत अच्छे से सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल में इस वाले केस में बताया था। तो ये अपन देख सकते हैं कि अपने को बहुत अच्छे से ध्यान रहे, है ना। इसमें धर्म की स्वतंत्रता से पहले आने के बाद एक बार फिर से पहले मैंने एक जीवन का अधिकार है, वो भी काफ़ी इसके ऊपर भी बहुत न्यायालय में बात हो रखी है, इसकी डेफिनेशन के बारे में, इसकी परिभाषा के बारे में,
कि इसमें क्या-क्या इंक्लूड है, जीवन की परिभाषा, क्योंकि संविधान में बहुत अच्छे से लिख नहीं रखा कि इसमें क्या-क्या इंक्लूड है। फिर इसमें खूब सारी चीज़ें कोर्ट ने अलग-अलग समय पे बताई है कि क्या-क्या है, क्या-क्या नहीं है। अगर अपन चलें तो फिर मैं यही कहता हूँ कि ये सारा जो टॉपिक अपन पढ़ते हैं, ये तो सारे अदालतों के फैसलों के हिसाब से, क्योंकि संविधान तो लिखा गया है, उसकी सारी जो व्याख्या की गई है समय-समय पर, वो व्याख्या कोर्ट के द्वारा है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में कोर्ट्स ने खूब टाइम, सुप्रीम कोर्ट ने अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग चीज़ें बोली है। जैसे गोपालनवाद अपन जाते हैं, गोपालनवाद में जीवन के अधिकार की बहुत संकीर्ण व्याख्या की है, ऐसा बोला जाता है। इसको एक काला अध्याय बोला जाता है, गोपालनवाद शायद इसको ही बोला जाता है, मुझे सही से ध्यान है तो। इसको इसके जो अपने पास थे वो कोर्ट के जो स्टेटमेंट थे उसको बहुत अच्छा नहीं लिया जाता, बहुत संकीर्ण व्याख्या बोलते हैं इसको, है ना, जीवन के अधिकार की। फिर इसके बाद एक एडीएम जबलपुर का कुछ होता है, किसी वो बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में कुछ है, एडीएम जबलपुर का वो केस है, उसके बारे में भी पढ़ते हैं। लेकिन जो सबसे जरूरी और सबसे फेमस चीज जो जीवन के अधिकार की, जहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से इसको पूरा परिभाषित किया है, वो है मेनका गांधीवाद, है ना। मेनका गांधीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से जीवन के अधिकार की व्याख्या की है। फिर जीवन के अधिकार को उन्होंने गरिमामय जीवन बताया कि जीवन मतलब क्या, गरिमामय जीवन जिसमें थोड़े इंसान की गरिमा का ख्याल रखा जाए। और मेनका गांधीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है। मैंने अभी क्या ना 10-12 घंटे ही पढ़े हैं, मैंने पढ़ तो लिया, मेरे दिमाग में सेटल तो है कि इसके बारे में कोर्ट ने क्या बोला था, लेकिन मैं अभी इतने बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हूँ कि मैं इसमें बताऊँ क्या सवाल बन सकते हैं, क्या नहीं है, क्या पूछे गए। इसके बारे में अपन और डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि तो पहली बार है ना, ऊपर ऊपर से पढ़ा है मैंने, मेरा ये फेवरेट सब्जेक्ट है जैसे कि मैंने बताया, तो इसके बारे में बात की जाएगी कि क्या क्या सवाल यहाँ से बन सकते हैं, या मुझे क्या लगता है, मैंने इसको और किस तरीके से मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। अभी मैंने क्या है ना, मैंने सिर्फ पढ़ा है, मैंने लिखा कुछ नहीं है, मैंने पेन नहीं चलाया है अभी तक, है ना। और जब तक आप पेन नहीं चलाते हो तो आपको वो वाली फील नहीं आ जाती अगर आप मेंस एग्जाम को लिखने की बात कर रहे हो। अभी मैंने सिर्फ रीडिंग की है। तो मेनका गांधीवाद में भी बहुत सारी चीज़ें की गई है। उसको वगैरह पढ़ने के बाद अपन इसमें ही प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत भी शायद है, वो भी काफ़ी फेमस, और ये मेरे हिसाब से कहीं मुझे दिखा भी नहीं पीवाई क्यूज वगैरह में। प्राकृतिक न्याय का रिसेंट पीवाई क्यूज में ना, पहले हो सकता है देखा हो, मैंने देखा नहीं है प्राकृतिक। ये मैं अगर टालना चाहूँगा तो अभी रिसेंट में 2 साल के पेपर देखे थे, 3 साल का भी मान सकते हो, एक और सरसरी निगाहों से तीसरे साल का भी देखा था, लेकिन अच्छे 2 से देखे थे। तो उसमें मुझे ये कहीं दिखा नहीं। और ये पूछा जा सकता है ना, इसको इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में डाला जा सकता है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में भी कोर्ट ने भी डाला है, कुछ चीज़ें लिखाई भी जाती है क्लासों में, है ना। फिर अपन आते हैं उसकी धर्म की स्वतंत्रता की, मैं बात कर रहा था 25 से लेकर 28 तक जो आर्टिकल है धर्म की स्वतंत्रता। अब इसमें बताया, अपने को पता ही है कि अपना स्टेट जो होता है उसका कोई रिलीजन वो फॉलो नहीं करता है, अपना स्टेट पंथ निरपेक्ष स्टेट बोलते हैं उसको, है ना। तो वो पंथ निरपेक्ष की भी क्या व्याख्या है, उसके बारे में भी कोर्ट ने बोला है। अगर पंथ निरपेक्षता में एक गोमईवाद, गोमईवाद शायद सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इसके ऊपर अच्छी टिप्पणियां की है, उसको अपन देख सकते हैं क्या क्या टिप्पणियां की है, नोट्सों में लिखी हुई होती है। अब अगर और बहुत और डीप से चर्चा मैं तभी कर पाऊंगा जिसको मैं इसको और एक बार अच्छे से वापस पढ़ लूँ, है ना। अभी तो ऊपर से पढ़ा, मुझे पता है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से अपन देख सकते हैं, धर्मनिरपेक्षता की चर्चा। और इससे अपन आगे बढ़ते हैं, ये होने के बाद धर्मनिरपेक्षता की हो जाते हैं, उसके बाद 31 पे अपन जाते हैं तो अपने पास इसके बाद वो अल्पसंख्यकों का वाला भी आता है ना, अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति के जो अधिकार हैं, ये भी हमेशा रहता ही है, इसके बारे में भी बोल सकते हैं। जैसे कि आपको पता हुआ है ना, आपको गवर्नमेंट्स के बारे में पता रहता है, गवर्नमेंट्स अभी वो दिलीप मंडल, आपको पता है बीजेपी ने भी उसको गोद ले रखा है, तो बीजेपी नहीं, सॉरी, भारत सरकार ने, तो अभी वो सलाहकार टाइप रोल में है। और वो हर बार आप उसको देखोगे तो वो जामिया, एएमयू, इनके पीछे पड़ा रहता है कि वहाँ अभी ओबीसी को आरक्षण नहीं है, वो सरकारी खर्चे पे पल रही है संस्थान है, वहाँ अभी भी ओबीसी को आरक्षण नहीं है, एसटी एससी को आरक्षण नहीं है, उसके बारे में बात करता रहता है। तो वो सारी चीज़ें अपन को यहीं से मिलती है, क्योंकि कभी भी हॉट टॉपिक बन के एग्जाम में किस तरीके से आया जा सकता है ना। इससे सवाल बन सकता है, क्योंकि ये कम छेड़े हुए टॉपिक है। अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये कम छेड़े हुए टॉपिक है जिसको अभी तक एग्जाम ने बहुत अच्छे से पूछा नहीं है। उसके बाद देखते हैं जो सबसे विवादित, अभी तो इसका सेटलमेंट हो गया, लेकिन
सम्मति का अधिकार, इसको लेके इसको इंदिरा गांधी को इससे स्पेशल प्रेम था, अपने को पता ही है। सम्मति का अधिकार है ना, इसको इंदिरा गांधी को इससे बहुत अत्यधिक प्रेम था, और वो जब तक इसका खात्मा नहीं कर दी, इसने उसने बैठी नहीं वो, है ना। तो संपत्ति का अधिकार बहुत, अगर आपको पढ़ते हैं ना अपन पूरा, तो इसमें बड़े मजेदार चीजें आती है शुरू से लेके। अगर इसको अपन एक विकास की तरफ, मतलब ऐसे देखें कि इसकी क्या क्या विकास हुए इसके बारे में, तो सबसे पहले अपने को पता है कि 9 शेड्यूल बना था, जो भूमि सुधार आंदोलन चले थे, वहां से 9 शेड्यूल बना था। फिर 9 शेड्यूल में भी 31B में 9 शेड्यूल बना था। इसमें जो भी चीजें, ऐसा था कि इसमें जो भी कानून डाल दिए जाएंगे इस वाले चीज में, उसको आप कोर्ट में मूल अधिकार का हनन हो रहा है इसके ऊपर, इसके बेसिस पे जाके कोर्ट में आप गुहार नहीं लगा सकते कि हमारे मूल अधिकारों को हनन किया जा रहा है। अगर कोई विधि सरकार द्वारा बनाई जाती है और वो इसके अंदर रखी जाती है, तो उसके हिसाब से मूल अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। हालांकि इसके ऊपर फिर कोर्ट ने वापस बहुत डिस्कशंस किए हैं, और फाइनल उन्होंने जो जजमेंट दिया उसमें यही है कि, मैं थोड़ी आगे की बात कर रहा हूँ डीपीएसपी की, कि जो डीपीएसपी में 39B और C है, उसी के ही बारे में है कि वो मूल अधिकार। देखो, नीति निर्देशक तत्व के बारे में अपन पढ़ते हैं कि ये वाद योग्य नहीं है, इसको कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन जो ये 39BC है, ये सारे फंडामेंटल राइट्स पे भारी पड़ता है ना। ये सारे फंडामेंटल राइट्स पे भारी पड़ता है, खासकर ये 14, 19 और 31 है ना, 31 के बारे में भी है संपत्ति का अधिकार। वैसे अभी तो इसको डिमोलिश कर दिया है संपत्ति के अधिकार को, लॉ बना दिया है सिर्फ। हाँ, अब संपत्ति के अधिकार में क्या क्या है, अगर इसकी क्या कर सकते हैं, जैसे कि इसके जो भी जजमेंट आए हैं अलग अलग वाद के, उसकी डेवलपमेंट पहले कौन सा है, बाद में कौन सा है, या कोर्ट ने उसके बारे में क्या बोला, तो अपन वहाँ पर बहुत अच्छे से समझ बना पाएंगे। जैसे कि शंकरी प्रसाद मामले से शुरू होती है पूरा खेल। शंकरी प्रसाद वाद, फिर प्रिंसिपल बैंक, प्रिंसिपल्स, फिर बैंकों का एकीकरण, है ना। बैंकों का एकीकरण में माधवराज सिंधिया का आप पढ़ोगे, माधवराज सिंधिया का एक डिबेट्स है ना। क्या प्रिंसिपल प्रीवी पर्स था, उसके बारे में एक कोर्ट में खूब दलीलें चली। और इसके बाद जो काफी इम्पोर्टेंट शंकरी प्रसाद से, इसमें अगर सबसे इम्पोर्टेंट पहली चीज थी वो है गोलकनाथवाद। गोलकनाथवाद में बहुत काम चली थी, इसमें अपने को बताया गया था मूल अधिकारों में संशोधन पॉसिबल है कि नहीं है, ये सब, है ना। ये काफी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में और डिटेल में चर्चा की जा सकती है। मैं फिर से यही कह रहा हूँ, मैंने बहुत सतही पढ़ा है अभी, मुझे सिर्फ इतना ध्यान चला है कि क्या चीज़ें काम की है बहुत ज़्यादा। तो इसको वापस मैं दोबारा पढ़ूंगा, इसमें क्या सवाल बन सकते हैं उसके बारे में और डिटेल में बात की जा सकती है। गोलकनाथवाद के बाद जो, है ना, इसमें संविधान संशोधन में बोला गया था मूल अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है, ऐसा कुछ बोला था कोर्ट ने, है ना। भूमि सुधार आंदोलन के लिए इसका गया था। इसके बाद सबसे जो, भले ही पढ़ाई करते हो नहीं करते हो, पॉलिटी से जुड़े हो नहीं जुड़े हो, उन सब ने एक चीज तो जरूर पढ़ी होगी, केशवानंद भारती मामला। जिसकी मुझे पता है कि मेरा जब पॉलिटी से या इनसे दूर दूर से वास्ता नहीं था, कॉलेज में था मैं, तब भी मैंने केशवानंद भारती मामला बहुत डिटेल में पढ़ा था, है ना। 13 जजों की बेंचेस बैठी थी, 6-7 से आया था उसका निर्णय। लेकिन वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है ना, कि कितने लोग बैठे थे, क्या बात था, क्या मंदिर की जमीन थी, क्या केरल सरकार था, वो सब नहीं पूछता है एग्जामिनर अगर वो तरीके का पेपर बना रहा है। इसमें सबसे काम की चीज़ क्या है, इसमें केशवानंद भारती के मामले में पहली बार सबसे इम्पोर्टेंट मूल ढांचे के बारे में बात की गई। संविधान के मूल ढांचे को छेड़ा नहीं जा सकता भाई, तुम सब कुछ करो लेकिन मूल ढांचे को मत छेड़ो। लेकिन मूल ढांचे को बहुत अच्छे से तुमने परिभाषित नहीं किया है, लेकिन है, मतलब पीछे के जो भी थे, प्रीवी पर्स, है ना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, भूमि सुधार, इन सब में से जो भी समस्या आई थी, गोलकनाथवाद, उन जब से जो भी समस्या आई थी उनका इसमें अब निवारण हो गया था। कि कोर्ट ने काफी डिटेल में चीजें बताई थी कि क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता, कितना संशोधन, मूल अधिकारों में संशोधन, नीति निर्देश तत्व मूल अधिकारों पर कितने हावी रहेंगे, वो सब, है ना। हाँ, फिर तुम्हें अपने को पता है, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें तो इंदिरा गांधी ने पूरा खेल ही खत्म कर दिया था ना। डीपी 44वें संविधान संशोधन में वो 39 शायद बीसी 44वें संविधान संशोधन में आई थी, ये बना था, मुझे बहुत वापस कह रहा हूँ मैं, शायद हो सकता है भूल जाऊँ। ये एक काम बनी थी 39BC जो है, 39 में बी और सी में जो भी आर्टिकल 39B और सी में जो भी डीपीएसपी है, उसको लागू करने के लिए सरकार मूल अधिकारों को अगर कहीं थोड़ा बहुत
हो रहा है नुकसान या हनन हो रहा है, तो उसके बेसिस पे आप कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा मुझे ये सब ये पढ़ते हुए डीपीएसपी और मूल अधिकारों का। लेकिन लास्ट में जो भी कोर्ट ने इन दोनों के बारे में बोला है, वो यही बोला है कि ये एक दूसरे के पूरक हैं, ये दूसरे के खिलाफ खड़े नहीं होते, ये एक दूसरे के पूरक हैं, है ना। मिनर्वा मिल्स मामले में वो बोला था, अपने को पता है 1980 में, 1980 के आसपास शायद ये होता। मिनर्वा मिल्स मामले में यही बोला था कि एक दूसरे के पूरक हैं, इनको संवैधानिक आंगिक दस्तावेज कह सकते हैं अपन, कि एक ही अंग है, ये अलग अलग नहीं है कि मूल अधिकार अलग है, डीपीएसपी अलग है, ये सब एक ही चीज है। तो आंगिक दस्तावेज कहते हैं ऐसे वर्ड, अपन अगर अपने मेंस के आंसर राइटिंग में यूज होंगे तो थोड़ा वजन बढ़ता है उनका, है ना। अ, फिर फंडामेंटल राइट्स के बारे में, फंडामेंटल राइट्स हो गए, फिर डीपीएसपी के बारे में। कि डीपीएसपी क्या है। डीपीएसपी में आर्टिकल 36 से 51 के बारे में, 51 तक ही है, 51 या 48 में पता नहीं, 36 से लेके अपन आगे चलते हैं तो यहाँ पे अपने पास डीपीएसपी अपन पढ़ते हैं। डीपीएसपी में अब यहाँ से ना प्री के सवाल बहुत बनते हैं कि कौन कौन से में क्या क्या लिखा हुआ है ना, कि कौन से आर्टिकल में क्या डीपीएसपी लिखा हुआ है। मैंने फिर से आर्टिकल याद करने की कोशिश नहीं की है इसमें, क्योंकि अभी इतना मैं उसी हिसाब से पढ़ रहा था, बेसिक बेसिक ऊपर से पढ़ लूँ। डीपीएसपी में क्या पढ़ा है, डीपीएसपी में अपने को पता होता है कि ये कौन कौन से होते हैं, समाजवादी, इनके इनके समाजदारी विचारधाराओं का जो उसके हिसाब से जो बने हैं, गांधीवादी, कि किन को फॉलो करे, जो भी डीपीएसपी रखा है, उदारवादी। इसके वैसे थोड़ी बहुत अपने को समझ होती है, अपने को पता है, अपन देख के ही बता सकते हैं। जैसे कि अगर कहीं लिखा हुआ हो कि महिलाओं को और पुरुषों को समान वेतन मिलना चाहिए, तो ये उदारवादी डीपीएसपी है, एक समाजवादी है, गांधीवादी है। तो ये अपने को पता है उदारवादी है ना, ये तो भाई के मेल और फीमेल को इक्वल पे मिलना चाहिए, तो ये ऐसी बातें तो उदारवाद में ही आती है ना। जो थोड़ी भी प्रोग्रेसिव बातें होती है वो उदारवादी में आती है। समाजवाद में क्या आता है, समाजवाद में ऐसा कुछ आता है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं होना चाहिए, पैसा का विकेंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे धनाढ़ लोग ही उस पैसों को लेके बैठे हैं, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखा जाना चाहिए। यही तो 39 BC की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो यही तो है। वो समाजवादी डीपीएसपी बोल सकते, समाजवादी विचारधारा का पोषक बोल सकते हो आप उसे। गांधीवादी, गांधीवादी के नाम से ही पता चलता है, गांवों के बारे में बात करता है गांधीवादी। डीपीएसपी पंचायत के बारे में बात करता है, तो कुटीर उद्योगों के बारे में बात करता है, तो वो सब शराब पर बैन की बात करता है, गो हत्या पर बैन की बात करता है, तो वो सारे गांधीवादी डीपीएसपी में आ जाते हैं। इससे ये सवाल बिल्कुल एग्जिट प्रीलिम्स में बनते हैं कि आर्टिकल कौन से में क्या लिखा हुआ है। मैंने अभी ये याद नहीं किया है, मैं इसको करूंगा बाद में, अभी मैंने इसको समझने की ही कोशिश की है कि इसमें क्या क्या है। डीपीएसपी का सवाल अगर बड़ा आएगा तो वो मूल अधिकारों के साथ मिलकर आएगा 10 नंबर का, है ना। 10 नंबर का सवाल डीपीएसपी मूल अधिकार को ऐसे तुलना करते हुए या एक दूसरे के पूरक हैं इसके बारे में कमेंट कीजिए, या मिनर्वा मिल्स मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने डीपीएसपी और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में व्याख्या की थी उसके ऊपर विवेचना कीजिए, ऐसा करके कुछ सवाल आ सकता है इसके ऊपर। प्री में पूछा ही जा सकता है, प्री में तो सीधा नाम से पूछ लेगा 47 नंबर में क्या है, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि पर्यावरणीय मुद्दे कौन से आर्टिकल में बताए गए हैं डीपीएचपी में, है ना। इंटरनेशनल रिलेशन कहाँ बताए हुए हैं, शांतिपूर्ण रहे इंटरनेशनल रिलेशन, ये सब वहाँ से पूछा जा सकता है ना। फिर इसके बाद मूल कर्तव्य पढ़े, वो श्रवण सिंह की सिफारिशों पे, उस समिति की सिफारिशों पे ये लगे थे। अब ये पूछा जा सकता है, मूल अधिकार भी कम छेड़े हुए टॉपिक है, इससे बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आता है भी नहीं ज़्यादा पूछने को, लेकिन इससे भी पूछा जा सकता है कि वो अपन कंपेयर करें रसिया से, रसिया में शायद मूल कर्तव्य ज़्यादा है, वो लोगों के ऊपर थोपे गए हैं कि ये तो आपको निभाने ही निभाने हैं। अपने इंडिया में अगेन मूल कर्तव्य के वाद योग्य नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि मूल कर्तव्य में जो लिखा हुआ है अगर वो मैं नहीं कर रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मुझे सजा दी जा सकती है ना। लेकिन ये दूसरी जगह, जैसे कि मूल का में लिखा है कि हमें पर्यावरण का ध्यान रखना है, अब मैं पर्यावरण के कुछ क्षति पहुंचा रहा हूँ तो मुझे वो मूल कर्तव्य के आधार पे कोर्ट में सजा नहीं मिलेगी, या मैं वहाँ पेश नहीं किया जाऊंगा। वो अपने ऑलरेडी बहुत सारे लॉ बने हुए हैं अलग अलग विधियों में, वो उसके अकॉर्डिंग में वहाँ पेश किया जाऊंगा, है ना। तो मूल कर्तव्य में जो जो चीजें हैं, जैसे कि तिरंगे झंडे का सम्मान करो या उसका करो, अगर आप नहीं कर रहे हो, अपमान कर रहे हो, तो वो जब आप कोर्ट में दलीलें दी जाएगी तो वो ऐसा नहीं किया जाएगा कि आपने मूल कर्तव्यों का हनन किया है, मतलब जो फाइनल जजमेंट लिखा जाएगा उसके लिए ऑलरेडी बहुत सारे लॉ हैं जिसके अकॉर्डिंग अपने को सजा दी जा सकती है इन सब के बारे में।
तो मूल करते हुए थोड़े कम अभी तक एग्जाम में टच किया हुआ टॉपिक है, सवाल यहाँ से भी बन सकता है ना। इसके बाद संघीय शासन पढ़ते हैं अपन, फेडरल स्ट्रक्चर। फेवरेट टॉपिक है आरपीएससी का, मैंने पेपर से जो देखा है आरपीएससी का अगर सबसे कोई फेवरेट टॉपिक है तो वो यही है। यहाँ से 10 नंबर का सवाल आना ही आना है, कोई नहीं रोक रहा है ना। 2 सवाल नॉर्मली आते हैं 10-10 नंबर के, उसमें से एक तो यहीं से ही आएगा, फेडरल स्ट्रक्चर से ही आएगा, है ना। वो आर्टिकल शायद 250 के आसपास है या 253 254 में वो शक्तियों का विभाजन कर रखा है, अलग अलग बना रखी है, संवर्ती, राज्य सूची, है ना, संघ सूची ऐसे करके। उसमें कौन कौन से मोटा मोटी अपने को पता रहे राज्य के पास कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिसके बारे में राज्य लॉ बना सकता है। पंचायत हो गई, शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना, उसके ऊपर शिक्षा संघ के पास भी है वैसे। संवर्ती सूची में जो भी है वो संघ है। अपने इंडिया के संघ का क्या है भाई, थोड़ा वैसे तो साझेदारी है, लेकिन ऑब्वियसली मजबूत कौन है, मजबूत संघ है अपना, अपने को पता ही है। मतलब संघ ने राज्य, अलग राज्य मिलके संघ नहीं बने हैं, संघ अपना सेंट्रल पोजीशन पे है, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है एक। पहले तो इसको पढ़ते टाइम कश्मीर का भी अपने को अलग से पढ़ना होता था, लेकिन अभी वो भी खत्म हो गया, अब एक ही संविधान है ना। दोहरी नागरिकता नहीं है। ये जो बेसिक फैक्ट्स हैं इसके ऊपर फिर अपन पढ़ते हैं इसको, है ना। बहुत, ये तो बहुत मजेदार टॉपिक है, लेकिन अभी इसका इतनी चर्चा नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक बेसिक बता देते हैं इसमें मैंने क्या क्या पढ़ा ना, और क्या क्या पढ़ना चाहिए सभी को। इसमें अगर अपन जाते हैं तो सबसे पहले तो शक्तियों का जो विभाजन है वो देखते हैं अपन। शक्तियों का विभाजन, इससे सवाल खूब बार पूछा गया, सवाल पूछा जाएगा इससे, सीधा फैक्ट बेस्ड सवाल भी पूछा जा सकता है इसे, थोड़ा सा उसके ऊपर वैचारिक रूप से भी इसको पूछा जा सकता है। फिर अपन राजकोषीय, है ना, फाइनेंशियल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। यहाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो नीति आयोग आता है, योजना आयोग आता है, वित्त आयोग आता है, वो सब इसमें अपन पढ़ते हैं। और यहाँ से सवाल 100% बनता ही बनता है ना। शायद पीवाईक्यू में भी है इसके सवाल। ये बहुत काम की चीज़ है कि पैसा कितना दिया जाएगा भाई, पैसों के बिना तो राज्यों का गुजारा कैसे चलेगा। जो जीएसटी वगैरह बनाए हैं, है ना, वो जीएसटी में भी वो सब राजकोषीय संघवाद के अंदर अपन पढ़ते हैं कि राज्यों को पैसा कहाँ से दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, और बार बार इसके ऊपर बातचीत भी होती है ना। इसके बारे में भी जो भी थोड़ा बहुत कोर्ट ने बोला है उसके बारे में पढ़ सकते हैं। अंतर्राज्यीय परिषदें हैं, जो कुछ भी अगर कहीं डिस्प्यूट हो जाए स्टेट्स के बीच में, स्टेट स्टेट का डिस्प्यूट हो जाए, स्टेट सेंटर का डिस्प्यूट हो जाए, ऐसे कुछ भी डिस्प्यूट है उसके बारे में इसमें बात की जा सकती है ना। सहकारी, अपन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पढ़ते हैं कि मिल के काम करोगे तो दूर तक जाओगे, है ना। इसी में ही अपन राष्ट्रपति शासन, जो आर्टिकल 356 है, वो भी डिटेल में पढ़ते हैं कि इसका कब कब यूज किया जा सकता है ना, आर्टिकल 356 के बारे में कि राष्ट्रपति शासन। इसमें अगर अपने को पता हो राष्ट्रपति शासन के बारे में, तो एक बोम्मईवाद, जो कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर थे, वो बड़ा फेमस केस है, और ये बहुत डिटेल में अपन लोगों को पढ़ना चाहिए, है ना। इसके बारे में सवाल कभी भी टपक सकता है कि बोम्मईवाद ने शायद आया भी रखा है मेरे हिसाब से, कि बोम्मईवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणियां की थी उसके बारे में बताओ। उसके हिसाब से आर्टिकल 356 का यूज कब कर सकते हैं। पहले क्या था कि इसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम शायद नहीं था, इसी बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है ना। तो ये काफ़ी फेमस काम है, इसके ऊपर पढ़ाई जा सकती है। वो एसआर बोम्मईवाद बोलते हैं इसको। तो ये राष्ट्रपति शासन में ही होता है, लेकिन अलग से ही इसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, यहाँ से सवाल टपक सकता है कभी भी, है ना, मेंस में। तो ये वैसे इतना बहुत डिस्कशन इसका इनफ नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। जैसे कि वो जल विवाद होते रहते हैं, वो डिस्प्यूट चलते ही हैं। जल विवाद के बारे में जो कमीशंस बने हैं उसको ये भी बोला गया है कि जल विवाद में जो भी ये जल परिषद, अंतर राज्य जल परिषद के बारे में जो बना हुआ है, ये जो निर्णय देती है उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, है ना, वो बदल नहीं सकता, कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, उसका पुनरावलोकन नहीं कर सकता। हाँ, कोर्ट ये जरूर कर सकता है कि इसके जो इसने जैसे कि कुछ भी बोला कि पंजाब, राजस्थान, इसमें आप जल को ऐसे बांटिए, जल को बांटने का तरीका बता दिया है ना कि भाई ऐसे ऐसे आप करिए और ऐसे करिए, ये परिषद ने दे दिया। अब कोर्ट में आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते कैसे कैसे दिया है,
कोर्ट में क्या चैलेंज आ रहे हैं, आप पढ़ रहे होंगे कि बार वो साउथ के स्टेट्स का भी वाद विवाद चलता रहता है, पंजाब राजस्थान का भी है। तो कोर्ट में कैसे जाती है, कोर्ट है ना, ये जो विवाद दिया है, ये जो निर्णय दिया है उसको चैलेंज नहीं करता। कोर्ट में इसलिए जाता है कि ये जो निर्णय दिया है उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है ना, उसके एग्जीक्यूशन ठीक से नहीं हो रहा है, उसकी उसके कारण कोर्ट में लोग जाते हैं, जो स्टेट्स गए हुए हैं कोर्ट में वो उसके कारण गए हुए हैं। ठीक है। अब ये संघवाद के अंदर जाते हैं, राज्यों का पुनर्गठन पढ़ते हैं अपन, राज्यों का पुनर्गठन, क्षेत्रीय परिषद, पूर्वोत्तर परिषद, पेशा पढ़ते हैं कि जो भी जिनको भी जो थोड़ा बहुत अलग चीजें दे रखी है, निर्जातीय, विषमवाद, एथनिक फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ये कम छुआ टॉपिक है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे कभी भी सवाल टपक सकता है ना। विषम संघवाद या निर्जाति संघवाद बोलते हैं, इससे सवाल आ सकता है बहुत डिटेल में, बड़ा सवाल 5 नंबर का, या तो इससे 2 नंबर का सवाल नहीं आएगा, इससे आएगा तो 5 का आएगा या 10 का आएगा। अपने को पता है जो फैक्ट बेस्ड होते हैं उससे 2 नंबर के आ जाएंगे, 5 या 10 नंबर का सवाल, 2 नंबर का तो जो पीछे बहुत सारे कमीशन दे रखे हैं, है ना, उसके बारे में कुछ पूछ ले, या फंडामेंटल राइट्स वगैरह के बारे में पूछ ले। ये जो संघवाद का पूरा है, इससे 5 और 10 नंबर के सवाल ही ज्यादातर बनेंगे, है ना। हाँ, वैसे पूछा तो ये भी गया है कि अवशिष्ट शक्तियां जो भी होती है उनके बारे में क्या प्रावधान है, वो 2 नंबर का पूछ लिया, लेकिन वो अगर पूछा भी जाएगा तो वो बहुत वो पता ही होता है लोगों को। ठीक है। ये बिल्कुल इनफ नहीं है ना, इसके बारे में बहुत सारी बातें की जा सकती है, मैं खुद भी इसके बारे में बहुत सारी बात कर सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए लंबा हो जाएगा। इसके बारे में करेंगे, इसके लिए अलग से कभी अगर हुआ ऐसा तो कौन से सवाल बन सकते हैं, कौन से नहीं बन सकते, क्या आंसर राइटिंग वगैरह, उसके बारे में थोड़ी बात की जा सकती है, लेकिन वो फ्यूचर में कभी करेंगे। फिर इसके बाद पंचायती राज पड़ा, है ना। पंचायती राज भी एक टॉपिक अच्छा है, इसके पहले क्या डीपीएसपी में था, गांधी जी का बोल सकते हो आप। एक कभी डीपीएसपी और गांधी जी का वापस मुझे याद आया, एक लाइन याद आई मुझे कि डीपीएसपी के बारे में ये बोला जाता है कि ये गांधी जी को दी गई अंतिम श्रद्धांजलि है। मतलब ये स्टेटमेंट बहुत गांधी जी को दी गई अंतिम श्रद्धांजलि है। ऐसे जो ये लाइन है ये काफी वजन वजन बढ़ाती है आपके उत्तर का, अगर आप कहीं ऐसा लिखते हो। फिर वापस डीपीएसपी में पंचायती राज का लिखा हुआ था, फिर उसको कानून बना दिया गया, कानून क्या संविधान संशोधन ही हो गया, 73 और 74 जो अमेंडमेंट थे, वहां से इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो फिर वहां से ये ग्रामीण के बारे में था, ये नगरीय के बारे में था, फिर इसमें बहुत सारी चीजें हैं करने को, पूछने को। और ये ऐसे अगर अपन देखते हैं एज ए, मैं तो क्या सिटीजन भी देखते हैं तो ये बहुत काम की चीज़ है ना, मज़ेदार चीज़ है। स्वायत्त शासन जिसे अपन बोलते हैं एकदम रूट लेवल पे, लेकिन इसका जो इम्प्लीकेशन है वो बहुत अच्छे से नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन है ना, मतलब इतना अच्छे से नहीं हो पा रहा, पावरफुल नहीं है अभी भी पंचायत है, पंचायत को वित्त चाहिए, पावर चाहिए, बहुत ज़्यादा निर्णयों की नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा निर्भर है ये राज्य सरकारों पर। पंचायती राज अगर अपने को पता हो तो पंचायत है ना, ये राज्य सूची का विषय है, तो इसमें सब जगह एक जैसा काम नहीं होता, इसमें स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। आप देखोगे केरल में, आप देखोगे यूपी में, आप देखोगे राजस्थान में, सब जगह अलग अलग जाएगा। जैसे कि यूपी में पता हो आपको तो मेयर का चुनाव डायरेक्ट होता है ना, अपने यहाँ इनडायरेक्ट होता है, राजस्थान में मेयर का चुनाव इनडायरेक्ट होता है, केरल में अ, शायद डायरेक्ट पैसा नहीं भेजती है, ऐसा कुछ है। पंचायतों के पास योजना रूपी पैसे जाते हैं, ऐसा बहुत ज़्यादा उनके पास वित्त नहीं होता, हो सकता है मैं उल्टा बोल रहा हूँ, भूल गया हूँ। देखते हैं, मतलब इनमें डिफरेंसेस हैं यूपी और राजस्थान के, उसमें अंतर है, नामों में अंतर है, यूपी में जनपद बोलते हैं, अपने यहाँ निगम या परिषद बोलते हैं। तो ये पंचायती राज जो है वो राज्य सूची का विषय, और इसमें राज्य सरकार कानून बनाती है, राज्य सरकार अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकती है। तो अपने राजस्थान में क्या क्या है वो अपने को इसे स्पेशली पता होना चाहिए। उसके बाद भी सेंटर से राजस्थान दूसरे स्टेट से कैसे भिन्न है, कभी ऐसा भी पूछ सकता है, कंपैरिजन करके पूछ ले, है ना। और अभी बहुत पावरफुल नहीं है, पावरफुल हुई जा सकती है लेकिन नहीं है ना। तो यही इसके बारे में बढ़ते हैं। इसके में पढ़ने को बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा शॉर्ट रख के ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि समय हो रहा है, बहुत लंबा हो जाएगा ये, और अभी मैं इतना बहुत तैयार भी नहीं हूँ इनके बारे में बात करने के लिए। फिर मैंने संसद का पढ़ा है, संसद में तो बहुत ज़्यादा पढ़ ही नहीं पाया, शुरू ही किया था, स्ट्रक्चर क्या है इसका, है ना, इसको। फिर राज्य स्ट्रक्चर पढ़ा, लोकसभा राज्यसभा देखते हैं अपन, फिर राज्यसभा के बारे में इसका थोड़ा पढ़ा, है ना, कि राज्यसभा में ये देखो बोर्ड का एक सवाल अभी पिछले साल या उससे पिछले साल,
10 नंबर का सवाल आया था कि राज्यसभा के सांसदों की निर्वाचन की प्रक्रिया बताइए। ये क्या सवाल हो, ये आरएस के एग्जाम में पूछने लायक सवाल है? बोर्ड का एग्जाम हो जैसे 10 नंबर का सवाल पूछ गया है कि राज्यसभा के सांसदों को निर्वाचित करने की प्रक्रिया बताइए। तो ऐसे सवाल मेरे हिसाब से एग्जाम को हल्का करते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे सवाल मेरे हिसाब से नहीं पूछे जाने चाहिए, और बेटर सवाल पूछे जा सकते हैं। इससे फिर बहुत अच्छे बच्चे और कम जिसने कम पढ़ाई की है या जिसको कम समझ है, इसको ज़्यादा समझ है, उसके बीच में बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं एग्जामिनर। ठीक है। अब राज्यसभा तो अभी भी फिर का दल बदल नियम आपको पता हो तो, दल बदल अधिनियम अपन पढ़ते हैं, वो राज्यसभा में वोटिंग के टाइम वो लागू नहीं होता। कोर्ट ने अलग से बोला हुआ है कि दल बदल अधिनियम सिर्फ वहीं लागू होगा जब राज्यसभा, अरे सॉरी, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा, इनमें अगर कोई वोटिंग हो रही है, वहां पर कोई अ, अ, पार्टी के खिलाफ जाके वोट कर देता है, तो वहां दल बदल अधिनियम लागू होता है। राज्यसभा, इन इन तीनों से बाहर अगर कोई वोटिंग हो रही है तो वहां पे ये नहीं होता। तो राज्यसभा के चुनाव में तुम अक्सर देखते होंगे कि वहां से एक पार्टी वाइज के, जैसे हरियाणा से कांग्रेस के एमएलए ने क्रॉस वोट कर दिया, है ना। अलग अलग जगहों पे अपन ये देखते रहते हैं। उड़ीसा में भी देखने को मिला था शायद, हरियाणा में ज्यादा देखने को मिला था, फिर 3-4 एमएलए को सस्पेंड भी कर दिया था कांग्रेस ने, ऐसा कुछ है। तो वो देख सकते हैं। और अभी तो राज्यसभा अपने को पता ही है ना, राघव चड्ढा की धुलाई हुई है, मतलब वॉशिंग मशीन में गया राघव चड्ढा भी। 2/3 सांसदों को लेके बीजेपी ज्वाइन कर ली है उसने। तो ये 100% पूछा जाएगा इसके, इसके ऊपर क्या किया जा सकता है। मतलब राघव चड्ढा का नाम लेके तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा कैसे विलीन दूसरे में हो सकती है, कि भाई पूरी आम आदमी पार्टी के सारे सांसद ही बीजेपी में चले गए। तो ये काफी बड़ा घटनाक्रम है राजनीतिक दृष्टिकोण से, और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बड़ा है, और अगर अपने एग्जाम पढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से भी बहुत बड़ा दृष्टिकोण है। इसमें और भी बहुत चीज़ें पढ़नी है, लेकिन आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा इसको, डिस्कशन को, कि आगे क्या है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो भी मैंने अभी बात की है, या अभी पिछले जो कितना टाइम है मुझे वो भी नहीं पता है, जितनी बात की है, वो जो मैं यहाँ बैठ के डिलीवर करना चाहता हूँ, मैं जो पढ़ना चाहता हूँ, या जो मैं चर्चा करना चाहता हूँ, उसका 10% भी नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। हाँ, मंडे की सुबह मैं अभी ये नोट कर रहा हूँ, अभी मुझे ऑफिस भी जाना है 8 बजने को है, इस कारण मैं इसको अभी रोक रहा हूँ। मैं जो करना चाहता हूँ, मैं जो बातचीत करना है, उसका ये 10% भी नहीं है। मैं बहुत अच्छे से पढ़ नहीं पाया, 10-12 घंटे निकले, कम से कम 20 घंटे तो निकलने चाहिए हफ्ते में, ताकि मैं कुछ कंटेंट अच्छे से तैयार पढ़ भी पाऊँ और बता भी पाऊँ वापस। इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में करेंगे। मुझे ये बात आप कह सकते हो, मुझे इस एग्जाम के बारे में ना, जो मैंने पिछले संडे और इस संडे के बीच में क्या मुझे डिफरेंस आया, मुझे लगा है सबसे बड़ा टास्क तो मेरा अभी भी समय नियोजन ही है। टाइम मैनेजमेंट इज ए बिग डील, है ना। मुझे टुकड़ों में समय मिलता है, मैं बहुत अच्छा समय नहीं निकाल पा रहा हूँ। मेरा सबसे बड़ा टास्क ये है, लेकिन पढ़ने में मजा आ रहा है। मुझे ऐसा देख के खौफ नहीं आ रहा कि ये पता नहीं क्या सिलेबस है, ये कैसे होगा। खौफ नहीं आ रहा है, अच्छा लग रहा है। मैंने सारे जैसे सवाल वगैरह देखे थे, तो डुएबल है। मजा आएगा पढ़ने में। देखते हैं। आप इसको देखा है आपने तो इसको और लोगों से कनेक्ट करने को बोल सकते हो। इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट साथ साथ में पढ़ना चाहता है तो ये देख सकता है कि इंडियन पॉलिटी पढ़ सकते हैं। वहाँ एक चीज़ और है कि इस संडे मेरे कजिन की शादी है, तो मैं वहाँ जाऊँगा। 3-4 दिन लग जाएंगे वहाँ पे, तो इस वीक भी कुछ पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अगले संडे से, मतलब नेक्स्ट संडे कोई वीडियो नहीं आएगा शायद, क्योंकि मैं फ्राइडे को ऑलमोस्ट आऊँगा, फ्राइडे सैटरडे को वापस आज जाऊँगा, फ्राइडे सैटरडे को आऊँगा, फ्राइडे को आऊँगा। फिर कुछ बच नहीं जाता पढ़ने को हफ्ते में, और डिस्कशन ऐसे फालतू करने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे वापस अपन मिलेंगे, है ना। और डिटेल में बातचीत करेंगे, और अब की बार 100% इससे बेटर चीज़ें और बेटर संवाद होगा अपना। ठीक है। ठीक है, होपफुली वापस वही बताऊँ, ये एक अच्छी जर्नी रहे अपनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, बाय, हैव ए गुड डे।